हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की एसएसटी का जियो का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। कुछ होम टास्क मैंने आपको दिया था करने के लिए, होप के उन सब स्टूडेंट्स ने किया होगा। इन जनरल मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दूँगी, ठीक है, जो मैंने आपको होम टास्क दिया था। बाकी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आज हम देखेंगे। तो इस चैप्टर की मैंने रीडिंग भी करवा दी है, 2 वीडियोस जो है वो अपलोड है इस चैप्टर की रीडिंग पे। जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा, आफ्टर दैट आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जब तक चैप्टर नहीं समझ आएगा तब तक क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज आपका जो है एक्सरसाइज पोर्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो थे ये मैंने आपको होम टास्क दिया था। मैं आपको इसमें बता देती हूँ क्या क्या आएगा। जिन बच्चों का नहीं हुआ होगा या जिन बच्चों ने नहीं किया था वो कर लीजिएगा। तो मल्टीपल चॉइस में फर्स्ट पार्ट जो है इसका, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फना। इनमें से कौन सा ऐसा कारण जो है, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो है वो कारण नहीं है फ्लोरा और फना को डिप्लीट करने में, उनको ख़त्म करने में। तो वो है आपका ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इनमें से कौन सी कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसमें कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं की जाती है, एंड दैट इज़ डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये है आपकी ऐसी स्ट्रेटेजी, कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, जिसमें कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट जो है, पार्टिसिपेशन जो है वो डायरेक्टली अपॉइंट नहीं की जाती है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस। मैंने आपको एक्सटिंक्ट, रेयर, एंडेंजर्ड, वेलनरेबल, एंडेमिक, इन सब के बारे में बताया था, ठीक है। तो इनके बारे में एक अलग से टॉपिक था जिसमें आपका आ जाता है, जिसमें हमने पढ़ा था डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़, जिसमें IUCN ने जो था वो क्लासीफाई किया था कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज ने जिसमें क्लासीफाई किया था डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल की एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ को, कि कौन सी नॉर्मल स्पीशीज़ है, कौन सी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, वल्नरेबल स्पीशीज़ कौन सी है, इन सब के बारे में बताया था। तो ये टॉपिक मैंने आपको करवाया था। अभी मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि किसके साथ क्या मैच होगा, बिकॉज इसके बारे में हमने डीपली पढ़ा था जब मैंने आपको चैप्टर की रीडिंग करवाई थी। सो ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने होम टास्क नहीं किया था या जिनको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, सो दैट कि वो यहाँ से देख के अपना कर लें। फर्स्ट वन था ब्लैक बग, ठीक है। ये एक तरह का एनिमल है, तो ये क्या है, इंडेंजर्ड है, ठीक है, खतरे में है। उसके बाद एशियाटिक एलिफेंट, ये भी एक तरह का क्या है, एनिमल है, तो ये क्या है, वल्नरेबल। देन उसके बाद है आपका अंडमान वाइल्ड पिग, तो ये एंडेमिक में है। देन उसके बाद है आपका हिमालयन ब्राउन बियर, तो ये क्या है, रेयर है। उसके बाद है पिंक हेड डक, तो ये है एक्सटिंक्ट, ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर से मैच द फॉलोइंग है, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, फॉरेस्ट दिए हुए हैं। इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था, जब मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया के बारे में बताया था। तो इसमें मैंने आपको टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की, ठीक है। ये वाला मैंने आपको सेकंड वीडियो जो है उसमें इसके बारे में बताया था, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं बता देती हूँ रिजर्व्ड फॉरेस्ट कौन से हैं। तो इसमें आ जाएगा वो फॉरेस्ट जो कि जिनकी बहुत वैल्यू होती है, जो कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो ये हैं आपके, फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। उसके बाद अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है वो ये है आपका लास्ट वाला, ठीक है। अभी इसको मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दैट्स वाई मैं इनको इतना ज़्यादा डीपली नहीं ले रही हूँ, ठीक है। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए था जो कि नहीं कर सके हैं, जिनको क्वेश्चन आंसर्स जो है ये डिफ़िकल्ट लग रहे थे, सो दैट कि वो यहाँ से देख के जो है वो कॉपी पे अपनी नोट डाउन कर सके। नेक्स्ट आपका आ जाता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स में आपको नीचे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इनका आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इज़ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ्स। बायोडाइवर्सिटी क्या है और बायोडाइवर्सिटी जो है ये ह्यूमन लाइफ्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहले ये देखिए आप कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी इज़ द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विद इन अ गिवन इकोसिस्टम और एन एंटायर प्लैनेट। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी जो है ना, ये उन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स की एक डिग्री है, यानी कि इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर हर एक लाइफ फॉर्म जो है वो इन्वॉल्व होती है एक इकोसिस्टम के अंदर। नाउ व्हाट इज़ इकोसिस्टम।
सबको पता ही होगा इकोसिस्टम क्या है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इकोसिस्टम एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो इकट्ठे मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, इसमें एबायोटिक भी आ जाता है और बायोटिक भी आ जाता है। दैट मीन्स लिविंग बीइंग्स भी आ जाएंगे और नॉन लिविंग बीइंग्स भी आ जाएंगे। ये दोनों कम्युनिटीज़ मिलकर ना इकट्ठे काम करती है और एक दूसरे के ऊपर ये क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो अब यही बोला गया है कि बायोडाइवर्सिटी जो है ना, यहाँ पे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स की वेरिएशन है जो कि एक ही इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो एक ही प्लैनेट के अंदर ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लैनेट्स हमारी अर्थ के ऊपर क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे जिसमें आपका मैन आ गया, आपका एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, जितने भी हैं ये सारे एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, इंटरडिपेंडेंट करते हैं। एक दूसरे की इनको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इंसान है तो वो सिर्फ अपने इंसानों के साथ ही कांटेक्ट में रहेगा और वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ उसका कोई नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ उसका और कोई कांटेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये बोला गया है कि बायोडाइवर्सिटी एक ऐसी डिग्री है वेरिएशन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स की जो कि एक इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एक एंटायर प्लैनेट के अंदर वो क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस धरती पे रहते हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फना, एक्सप्लेन। कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से फ्लोरा एंड फना जो है वो कैसे ख़त्म हो रहा है, कैसे डिप्लीट हो रहा है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। अब देखिए इसका आंसर, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। दैट मीन्स कि जंगलातों की कटिंग करना, उनको काटना ताकि वो अपना एग्रीकल्चर को एक्सपैंड कर सके, खेती बाड़ी को बढ़ा सके। लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जैसे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हो गए आपके, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए जो है वो पेड़ों को काटा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद आपका आ जाता है, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन एंड फॉर अर्बनाइजेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फना। ठीक है, जैसे ग्रेजिंग होती है, कैटल्स वगैरह ग्रेज करते हैं, फ्यूल जो है हम कलेक्ट करते हैं जैसे वुड वगैरह से, फॉरेस्ट से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अर्बनाइजेशन, हम अपने नेशन को, अपनी स्टेट को, अपनी कंट्री को, अपनी सिटी को अर्बनाइज करने के लिए, शहरीकरण करने के लिए, उसको एक अच्छी सिटी बनाने के लिए, उसके अंदर डेवलपमेंट्स करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट यानी कि फ्लोरा एंड फौना की डिप्लीशन कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये क्या होगी, तो यही चीज़ हमारे फ्लोरा एंड फौना को क्या करेगी, डिप्लीट करेगी। और यही कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे फ्लोरा एंड फौना की डिप्लीशन का कारण बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड्स। 120 वर्ड्स में आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो फर्स्ट वन जो है वो पूछा हुआ, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज़ हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कि कैसे कम्युनिटीज़ जो है, कौम जो है वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को इंडिया के अंदर कंजर्व कर रही है और प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसका आंसर देखिए, इंडिया के अंदर बहुत सारी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ जो हैं वो स्टिल अभी भी फॉरेस्ट के साथ क्या है, बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में हैं और वो उनके साथ, उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करती हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जो भी उनका आता है वो अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज़ करते हैं और उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। सच लोकल कम्युनिटीज़ आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंट इन कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड। ऐसी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, ऐसी जो लोकल कौम है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो अपना दे रही हैं सो दैट कि फॉरेस्ट लैंड को कंजर्व किया जा सके। जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने क्या दी, सारसिका टाइगर रिजर्व, ये मैंने जब चैप्टर की रीडिंग करवाई थी तब भी पढ़ाया था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जिन्होंने चैप्टर की रीडिंग नहीं देखी है पहले वो देख लें, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, तो सारसिका टाइगर रिजर्व में, जो कि राजस्थान में है, वहाँ के जो विलेजर्स हैं, गांव वाले जो हैं, वो बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे माइनिंग की जाती है और माइनिंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है फॉरेस्ट को। ठीक है, तो वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें मत करो। राजस्थान की एक अलवार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो कि 5 विलेजेस से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपने रूल्स और रेगुलेशन सेटअप किए हैं, जिसमें उन्होंने 1200 हेक्टर जो फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पे उन्होंने बोला है कि उस 1200 हेक्टर की लैंड पे हंटिंग जो है वो नहीं की जाएगी। ठीक है, उन्होंने अपने रूल्स बनाए और उन रूल्स में उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो 1200 हेक्टर तक की जो लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ पे आप किसी भी तरह की हंटिंग नहीं करेंगे और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके अगेंस्ट जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है।
देन उसके बाद बिश्नॉइज़, बिश्नॉइज़ एक तरह की क्या है, ट्राइब है, तो ये राजस्थान के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करती है। तो बिश्नोई जो है राजस्थान के, ये क्या कर रहे हैं, ब्लैक बक को प्रोटेक्ट करते हैं, चिनकारा को और पिकॉक को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चिपको मूवमेंट एक अनदर एग्जाम्पल है जो कि कम्युनिटी इनिशिएटिव, मतलब एक कम्युनिटी ने एक इनिशिएटिव लिया था। चिपको मूवमेंट के बारे में सबको पता ही होगा, जिसमें मैंने बताया था आपको कि वो पेड़ों के साथ जाके चिपक रहे थे, क्योंकि वहाँ पे माइनिंग वगैरह, कटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। सो फार्मर्स को, वहाँ के लोकल लोगों को पता चला कि भाई ये हमारे लिए, सेहत के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन कटिंग्स को, उन डिप्लीशन को रोकने के लिए उन्होंने वहाँ पे पेड़ों के साथ चिपकना शुरू कर दिया, इसलिए उसको चिपको मूवमेंट का नाम दिया गया है। तो क्या हुआ, चिपको मूवमेंट भी एक कम्युनिटी जो है वो इसको लीड कर रही थी, जिसका मेन इनिशिएटिव ये था कि भाई फॉरेस्ट को, डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके। ठीक है, बहुत सारे ऐसी जगहें थी जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा की जा रही थी, तो उसको रोकने के लिए चिपको मूवमेंट जो थी ये चलाएगी। नेचर वर्शिप इज़ एन एज ओल्ड ट्रेडिशन, दैट मीन्स कि जो कुदरत की जो पूजा की जाती थी, ये एक बहुत ही पुराना रिवाज था, जो कि बहुत सारी लोकल कम्युनिटीज़ आज भी परफॉर्म कर रही हैं, और ये सब चीज़ें वो परफॉर्म करके हमारे वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को इंडिया के अंदर प्रोटेक्ट भी कर रही हैं एंड कंजर्व भी कर रही हैं, इन सब चीज़ों के थ्रू। ठीक है, नेचर वर्शिप के थ्रू वो सारी चीज़ों को क्या कर रही हैं, बचा रही हैं हमारी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। तो ये था आपका डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो कि अपना रोल प्ले कर रही हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, सो दैट के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, कंजर्व किया जा सके इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, राइट अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कौन कौन से ऐसे मेजर्स जो हैं वो लिए गए हैं, ऐसे जो है वो काम किए जा रहे हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्या किया जाएगा, बचाया जा सकता है या बचाया जाएगा। ठीक है, वो कौन कौन सी गुड प्रैक्टिसेस हैं, गुड मेजर्स हैं। तो देखिए स्टेप्स कौन कौन से हैं वो। तो इन इंडिया मैनी गवर्नमेंटल, यानी कि इंडिया के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंटल, यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू भी और नॉन गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी काम किया जा रहा है, सो दैट कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक किया जाएगा कि भाई ये चीज़ें आपके लिए बहुत नेसेसरी हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं, तो इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, कैसे कंजर्व किया जाएगा, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है एज वेल एज गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट, तो कैसे उनको जो है लोगों को अवेयर करने के लिए वो डिफरेंट प्रोग्राम्स चला रही हैं, जिसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उन्होंने भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो एस्टैब्लिश की हैं, सो दैट के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और इंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर, उनको भी क्या किया जा सके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। अब इसमें द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है, ये एक कमेटी बोल सकते हो या आप एक मैनेजमेंट बोल सकते हो। इस मैनेजमेंट के थ्रू एक प्रोग्राम जो था वो इंडिया के अंदर चलाया गया, जिस प्रोग्राम में ये बताया गया कि कैसे लोकल कम्युनिटीज़ जो है वो इन्वॉल्व हो रही हैं, अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, डायरेक्टली अपनी पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं, सो दैट के जो फॉरेस्ट है उनको रिस्टोर किया जा सके, डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके। ठीक है, ये सारा काम जो है ना, ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया इंडिया के अंदर। उस प्रोग्राम के थ्रू ये पता चला कि लोकल कम्युनिटीज़ अपनी कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दे रहे हैं, सो दैट के फॉरेस्ट को क्या किया जा सके, डिग्रेडेशन से रोका जा सके। नेक्स्ट आ जाता है, बहुत सारे कानून जो हैं वो भी पास किए गए पास्ट में। ठीक है, मतलब हमारे पास्ट में बहुत सारे लॉज जो थे वो पास किए गए, सो दैट के वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, साथ ही साथ में जो है फॉरेस्ट लाइफ को या फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जा सके। जिसमें एक जो लॉ था 1972 में, एक एक्ट पास किया गया था, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया 1972 में, और इस एक्ट के थ्रू ये बताया गया कि जो हैबिटेट है ना स्पेसिफिक स्पीशीज़ का, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि किसी भी तरह से वाइल्ड लाइफ को या फिर फॉरेस्ट को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाता है, उन्होंने, यानी कि ये जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था, इसके थ्रू एक लिस्ट प्रिपेयर की गई, और उस लिस्ट में ये बताया गया कि कौन कौन से वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ जो हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। वही मैंने आपको बताया ना, कुछ इंडेंजर्ड हो रहे थे, कुछ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ वल्नरेबल थे, कुछ रेयर थे, तो उन सब की एक लिस्ट प्रिपेयर की, और उन्हीं स्पीशीज़ की लिस्ट में बताया गया कि किस किस को किस किस तरह की जो मतलब प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए।
हंटिंग जो थी उन एनिमल्स की, उसको एक क्रिमिनल एक्ट जो था वो कंसीडर्ड किया जाने लगा। यानी कि अगर जैसे ब्लैक बक हो गया, एशियाटिक एलिफेंट हो गया, पिंक हेड डक तो अब तो एक्सटिंक्ट, मतलब वो पूरी तरह से ख़त्म ही हो चुका है। ये जो मैंने अभी आपको मैच द फॉलोइंग करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था। तो उस तरह में उन एनिमल्स की अगर कोई भी हंटिंग करता था, उनका कोई भी शिकार करता था, तो उसके अगेंस्ट जो है वो क्रिमिनल मतलब एक एक्शन जो था वो लिया जाता था और उसको क्रिमिनल घोषित किया जाता था अगर वो इस तरह का मतलब कोई भी क्राइम करते थे। फिर उसके बाद बोला कि प्रोजेक्ट टाइगर जो था, इसके बारे में भी मैंने रीडिंग में जब करवाई थी बताया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये एक ऐसी वाइल्ड लाइफ कैंपेन चलाई गई थी, पब्लिसाइज्ड की गई थी वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। ये 1973 में लॉन्च किया गया था और इस कैंपेन को चलाने का मेन मोटिव क्या था कि जो टाइगर्स को किल किया जा रहा है, मारा जा रहा है कंट्री के अंदर, उसके ऊपर रोक लगाई जा सके, ठीक है। इसलिए ये प्रोजेक्ट टाइगर जो था इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1973 में, क्योंकि टाइगर्स जो थे वो एक्सटिंक्ट होने की मतलब लेवल पे आ चुके थे। इसलिए ये प्रोजेक्ट जो था, ये कैंपेन जो थी वो चलाएगी सो दैट के टाइगर्स को प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके और जो टाइगर्स रह गए हैं उनको कंजर्व किया जा सके, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपका टोटल जितना भी आपका ये रहा आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स बोल सकते हो आप ये, ठीक है। मैथ्स द कॉलम्स आपका एक्सरसाइज का पोर्शन ये मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दिया है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है या किसी को कुछ नहीं समझ आया या किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझे पूछ सकता है। आप अपने डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।